हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हम बात कर रहे थे भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का टॉपिक हमारा चल रहा था, तो उसी के अंदर बार बार हम लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कृषि क्रांति, जिसे ग्रीन रिवोल्यूशन या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे कृषि की परंपरागत तरीके थे, जो भी हमारे काम में लिए जाते थे, उनके स्थान पे हम क्या करेंगे, नई तकनीक काम में लेंगे, जिनमें हम क्या करेंगे, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, विस्तृत की सिंचाई परियोजना, सस्ता ऋण, इन सब का प्रयोग करके 1966 में जो खरीफ की फसल के साथ एक नए युग की शुरुआत की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति की बात करें तो कृषि के परंपरागत तरीके की जगह पे क्या कर रहे हैं हम, नई तकनीकी, जैसे हमारे रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, विस्तृत की सिंचाई परियोजनाएं, सस्ता ऋण आदि के प्रयोग को बढ़ावा देके हम क्या कर रहे हैं, 1966 में जो खरीफ की फसल है उसके साथ एक नए युग की शुरुआत की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। दुनिया की बात करें तो दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। क्या नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है दुनिया में हरित क्रांति का जनक। और उन्हीं के शिष्य थे कौन, हमारे प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, अर्थात उनके सहायक थे कौन, एम एस स्वामीनाथन। तो इन्होंने भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में इन्होंने बड़े स्तर पर इसको लागू किया था। फिर बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो हमारे भारत के पहले कृषि मंत्री भी रहे थे। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विश्व में पहली बार 1968 में अमेरिका के डॉक्टर विलियम गैड के द्वारा किया गया था। एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के डॉक्टर विलियम गैड। तो 1968 में पहली बार हरित क्रांति शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया था। और गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो आपको बताना है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी की स्थापना हमारे 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश राज्य में की गई थी। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का उद्घाटन की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद, अर्थात जब पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, तो उसके बाद क्या ये गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में चली गई। अर्थात ये थी वहीं जब उत्तर प्रदेश राज्य था, लेकिन जब सन 2000 के अंदर उत्तराखंड की स्थापना हुई, तब ये यूनिवर्सिटी कहाँ चली गई, हमारे उत्तराखंड में चली गई। अब बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति में हुआ क्या क्या, अर्थात कौन कौन से तत्व शामिल किए गए। हरित क्रांति के अंदर सबसे पहले अधिक उपज देने वाली फसलों का कार्यक्रम बनाया गया, फिर बहु फसल कार्यक्रम चलाया गया, लघु सिंचाई पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, जैसे हमारे संकर बीज है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनका प्रयोग को बढ़ावा दिया गया, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, कृषि शिक्षा और शोध को भी बढ़ावा दिया गया। जैसे हमारे राजस्थान में भी कृषि शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जो बच्चियाँ हैं उनको ग्रेजुएशन और हमारे 12वीं क्लास के अंदर वित्तीय राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। बात करें आगे, कृषि विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे हमारा राष्ट्रीय बीज निगम, उर्वरक निगम, नाबार्ड, ICAR, ऐसे करके बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, और ये कब की गई, 1965 में। किसकी, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई हमारे 1965 में। फसलों के बीमे का प्रावधान किया गया। तो हम इनके बारे में एक एक करके देखें कि क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान की बात करें तो अधिक उपज देने वाली फसलों के कार्यक्रम, अर्थात प्रोग्राम ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप्स, अधिक उपज देने वाली फसलों के कार्यक्रम की शुरुआत सन 1970-71 में की गई थी। कब, 1970-71 में हमारे अधिक उपज देने वाली फसलों के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इस कार्यक्रम में 6 फसलों को चुना गया, जैसे हमारे कौन कौन सी, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी। ये जो 6 फसलें हैं, 6 फसलों को कार्यक्रम में चुना गया। और ये फसलें कहाँ चुनी गई, हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे काफ़ी सफल रहा इसका प्रयोग। तो हमारे 6 फसलें हैं और इन राज्यों के अंदर इनका प्रयोग किया गया। फिर आता हमारा बहुफसल कार्यक्रम। कौन सा, बहुफसल कार्यक्रम की बात करें
तो बहुफसल कार्यक्रम में थोड़े समय में पककर तैयार होने वाली किस्मों को प्राथमिकता दी गई। क्या किया गया कि जो कम समय में पककर तैयार हो जाए ऐसी फसलों को प्राथमिकता दी गई, ताकि एक साल में एक ही भूमि पर एक से अधिक एक साथ कई फसलें बोई जा सके, जिससे क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? बहुफसल कार्यक्रम। फिर आया हमारा लघु सिंचाई पर बल। किस पर बल दिया गया? लघु सिंचाई पर बल दिया गया। और इस कार्यक्रम में हमारे जो नलकूप है, ट्यूबवेल, छोटे नहरें मतलब स्मॉल कैनाल, तालाब मतलब पौंड, कुएं मतलब वेल, और वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा सिंचाई पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। तो सिंचाई पर बल देने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए गए? हमारे नलकूप मतलब ट्यूबवेल, छोटी नहरें, स्मॉल कैनाल, पौंड मतलब तालाब, वेल मतलब कुएं, वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस तरह की बहुत सारी तकनीकों को अपनाया गया ताकि जो हमारी सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। रासायनिक खादों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, जैसे कि हमारी यूरिया, पोटास, डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इस प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग किया गया, जिससे उत्पादन तेजी से बढ़ा। तो इस तरह हमने बहुत सारे तरीके देखे, जिनके जरिए क्या है, हमारा जो कृषि के अंदर उत्पादन काफ़ी बढ़ा हरित क्रांति के दौरान। अब हरित क्रांति हो गई, तो हरित क्रांति का महत्व क्या रहा? हरित क्रांति के महत्व की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हरित क्रांति के महत्व को समझा सकती है। जैसे फसलों के कुल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिससे देश क्या हुआ, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर रहा। ये तो आपको पता ही होगा कि जब ये हरित क्रांति नहीं हुई थी, तब उससे पहले क्या, भारत एक बहुत ज़्यादा गरीब राष्ट्र था। अर्थात भारत के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन इतना नहीं हो पाता था कि भारत की जनता को पेट भर खाना मिल पाए। तो इस वजह से हमें अमेरिका से क्या है, जो जो घटिया किस्म के जो अनाज है वो हमें खरीदना पड़ता था। कई बार तो उनकी जो अवांछित जो मांगे होती थी उनको भी हमें माननी पड़ती थी, जिससे हमारी संप्रभुता को खतरा होता था। लेकिन जब हरित क्रांति हो जाती है, तो हरित क्रांति के कारण हमारे देश में बम्पर उत्पादन होता है। बम्पर उत्पादन होने की वजह से हम क्या होते हैं, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। खेती और मजदूर है, उनके लिए रोजगार मिल जाता है। किसानों की आय बढ़ जाती है, जिससे किसानों की निर्धनता या गरीबी दूर होती है। कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम खेती के अंदर यंत्रों का प्रयोग कम से कम कर रहे थे, लेकिन इसके आने के बाद यंत्र बढ़ गए। उन्नत किस्मों का उत्पादन बढ़ा। व्यावसायिक कृषि की खेती की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया, अर्थात कम समय में अधिक उत्पादन करने के लिए जो व्यावसायिक खेती है, इसकी प्रवृत्ति है, इसका रुझान बढ़ा। कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे किसानों की दशा में सुधार हुआ। क्या? कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे क्या, किसानों की दशा में सुधार हुआ। कृषकों को उचित मूल्य, भंडारण, साख सुविधाएं मतलब जो हमारे क्रेडिट फैसिलिटीज है, मतलब लोन, उनका लाभ मिलने से उनकी दशा में सुधार हुआ। मानसून पर निर्भरता कम हुई। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर काफ़ी सारी नहरों का विकास हुआ, जैसे हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, सिद्ध राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, हमारे नर्मदा नहर। तो बहुत सारी कैनाल्स बनाई गई पूरे देश के अंदर, जिससे क्या हुआ, जो हमारी किसानों की जो मानसून पर निर्भरता थी वह कम हुई। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर आने के बाद जो राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, उसका विकास को आप देख सकते हैं कितना तेजी से हुआ है। अर्थात पहले वहाँ आप फसल उत्पादन या फिर खेती की तो सोच ही नहीं सकते थे, आज वो भी कई मामलों में खेती में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। फिर कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा निवेश बढ़ा है और कृषि का वैज्ञानिकरण हुआ है, अर्थात वैज्ञानिक कृषि की जाने लगी है। अब ये देखते हैं हम कौन सी बात, कि जो हरित क्रांति थी उसमें कुछ कमियां भी थी। कमियों की बात करें कौन सी, तो हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है, लेकिन हरित क्रांति की भी कुछ कमियां थी। और वो कमियां कौन कौन सी थी? सबसे पहले चुनिंदा फसलों तक ही सीमित रही। जैसे हमने देखा, गेहूं, चावल, रागी या कुछ 4, 5 या 6 फसलें थी, उनके अलावा किसी भी फसल के लिए हरित क्रांति में स्थान नहीं दिया गया। तो इस वजह से वो फसलें आज देखते हैं, जैसे हमारे मूंगफली है, सरसों, तो बहुत सारी फसलों का हम क्या करते हैं, विदेशों से आयात करते। क्यों? क्योंकि यदि हम समय रहते उन फसलों पर भी ध्यान देते भारत के अंदर हरित क्रांति के दौरान, तो उनका उत्पादन भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता और हमें वो फसलें आयात नहीं करनी पड़ती। फिर बात करें हरित क्रांति का सीमित क्षेत्रों तक ही प्रभाव रहा। हमने देखा जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, तो हमारे कुछ ही राज्य हैं जहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला, यदि पूरे देश के अंदर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। इस वजह से बहुत सारे राज्य इसमें पीछे रह गए। फिर बात करें हरित क्रांति का प्रभाव उन्हीं ज़्यादा मिला जिनके बड़े बड़े खेत थे, अर्थात जिसके पास 20 बीघा खेत, 30 बीघा खेत, 50 बीघा खेत, तो अर्थात जो बड़े बड़े खेत थे
उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला हमारी हरित क्रांति को। इसका फ़ायदा क्या है, हमारे जो छोटे किसान थे अर्थात जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा खेत है, उनको न के बराबर फ़ायदा मिला। क्यों? क्योंकि वो अब 1 बीघा 2 बीघा खेतों के लिए कौन से यंत्र खरीदेंगे, कौन से ट्रैक्टर खरीदेंगे, कौन से बड़ी-बड़ी मशीनें लगाएँगे, तो ये फ़ायदा केवल उन्हीं को रहा जिनके बड़े-बड़े खेत थे। इसमें क्या उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जो धीरे-धीरे उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से भूमि बंजर होने लगी। तो उर्वरकों का प्रयोग करने से दुष्परिणाम काफ़ी ज़्यादा निकले, क्योंकि शुरुआत में तो इससे फ़ायदा रहा, लेकिन दीर्घकालीन रूप से देखें तो मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ उर्वरकों से। फिर भूजल स्तर में कमी आई। पंजाब, हरियाणा और बहुत सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, तो बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जहाँ पे हरित क्रांति के दौरान अति दोहन किया गया जल का, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया गया। इससे उनके भूजल स्तर में काफ़ी ज़्यादा कमी आई और वो पंप सेटों का इस्तेमाल करते थे, जो ज़मीनी स्तर पर जो जल था वह कम हो गया। यंत्रीकरण के कारण क्या बेरोजगारी बढ़ी। धीरे धीरे हमने देखा कि पहले खेती एक ऐसा विषय होता था या फिर ऐसी रोजगार का स्थान होता था जहाँ कितने भी व्यक्ति आ जाए सभी को संभाल लिया जाता था, अर्थात 2 की जगह 10 आ जाते थे, तो भी खेती एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें उनको भी रोजगार मिल जाता है। लेकिन देखा गया है हरित क्रांति आने के बाद कि धीरे धीरे जैसे मशीनीकरण बढ़ता है, तो मशीनीकरण की वजह से जो हमारे जो मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो हम इसको और थोड़ा डिटेल से देख लें। सबसे पहले चुनिंदा फसलों तक सीमित। तो हरित क्रांति केवल गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का यहाँ तक ही सीमित रही, अन्य फसलों को इसका लाभ नहीं मिला। इसके कारण जो हमारे पल्सेज दालें, तिलहन है, इनमें निवेश घटने लगा और ये हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती है। फिर सीमित क्षेत्रों के प्रभाव की बात करें तो हरित क्रांति का प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक रहा, इसलिए इससे क्षेत्रों में देश में क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। फिर बात करें बड़े किसानों को लाभ, तो हरित क्रांति से बड़े किसानों को ही लाभ हुआ, जिसके कारण किसानों की आय में असमानता रही। इसीलिए तो आप देखते हैं कि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो करोड़पति है और हमारे जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और हमारे मध्य प्रदेश, इनके जो किसान हैं वो गरीब है। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति का प्रभाव इन्हीं राज्यों में जाता रहा था। फिर उर्वरकों के प्रयोग का दुष्परिणाम, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या भूमि को अनुपजाऊ बना दिया। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूजल, पर्यावरण और जीवों को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंची और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा। फिर बात करते हैं भूजल स्तर में कमी, तो हरित क्रांति से भूजल स्तर में काफ़ी कमी आई। यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी है। यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप हरित क्रांति से क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। तो इतनी सारी कमियां होने के बाद इसका मतलब है तो हरित क्रांति होनी ही नहीं चाहिए थी। हम नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। हरित क्रांति के बारे में हम यदि लास्ट लाइन देखें कि क्या कहेंगे, तो बहुत सारी आलोचनाएं हुई, फिर भी हरित क्रांति ने कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व योगदान दिया है और उस समय के जो खाद्यान्न संकट है उसको दूर करके न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाई है, बल्कि भारत में जो कृषिगत वस्तुएं हैं उनका निर्यात भी बढ़ाने में योगदान दिया है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने हरित क्रांति के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।